मोदी का आज मुंबई दौरा। आरबीआई के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पीएम मोदी और वित्त मंत्री ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कहा, आरबीआई ने विश्वसनीयता बरकरार रखी। वेस्ट यूपी की 4 सीट पर पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। इनमें मुरादाबाद, सहारनपुर 2019 के चुनाव में बीजेपी हारी थी। पीलीभीत और गाजियाबाद में भी जाएंगे पीएम। केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेजे गए। कोर्ट से 3 किताबें मांगी, गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई। सोनिया, खड़गे मौजूद रहे। तेलंगाना के उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। अब तक 212 कैंडिडेट्स का ऐलान। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घटे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा। आज से हुए 7 बड़े बदलाव। और यूपी में 16 हारी सीटों पर बीजेपी का विनिंग प्लान। 5 पर नए चेहरे, 7 सीटों पर हारे प्रत्याशी। मोदी समेत 10 बड़े नेताओं का फोकस। की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक जेल भेज दिया गया है। केजरीवाल को सोमवार को ईडी हिरासत में खत्म होने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने आगे कस्टडी नहीं मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का फैसला लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल शांत रहे। मीडिया ने जब आतिशी से सवाल किया तो वो खामोश रहीं और कोई जवाब नहीं दिया। इधर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त केजरीवाल को जेल में डाला गया है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है। पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा। उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। अगली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से कुछ घंटों बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और पार्टी ये सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी कदम उठाएगी। आपके नेता जैस्मिन शाह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों की सेवा करने की संवैधानिक शपथ के तहत हैं, इसलिए इसके लिए हमें जो भी कानूनी कदम उठाना होगा हम वो करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल हमारे सीएम बने रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। The Chief Minister of Delhi is under constitutional oath to serve the people of Delhi. तो उसके लिए जो भी उचित लीगल कदम हमें उठाने पड़े वो जरूर उठाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही बने रहेंगे। चाहे ये जितने दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखे, चाहे वो जितने कॉल आम आदमी पार्टी के विधायकों को करे, जितनी भी ऑफर दे, एक विधायक नहीं टूटने वाला है आम आदमी पार्टी का। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी से तालमेल बनाकर बैंकिंग सेक्टर को बेहतर करने की जरूरत पर भी बल दिया। पीएम मोदी ने विकसित भारत का नारा दिया और कहा कि देश को इस मुकाम तक ले जाने में रिजर्व बैंक की भूमिका काफी अहम होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत को अगले 10 साल में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, ताकि हमारा देश दुनिया में होने वाली गतिविधियों से ज्यादा प्रभावित न हो। प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक की 90वीं सालगिरह समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जून में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद सभी लोगों के लिए कई काम होंगे। फ्रेंड्स, हमें मिलकर अगले 10 वर्षों में एक और बड़ा काम करना है। हमें भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। हमें कोशिश करनी है कि हमारी इकोनॉमी दुनिया के संकटों से कम प्रभावित हो। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले दशक में उनकी सरकार और रिजर्व बैंक की कोशिशों से बैंकिंग सेक्टर फायदे में रहा है और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है।
कैसे देश का बैंकिंग सिस्टम ट्रांसफॉर्म हुआ, ये अपने आप में एक स्टडी का विषय है। हमने कोई भी सिरा ऐसा नहीं था जिसे ऐसे ही छोड़ दिया हो। हमारी सरकार ने रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन और रिकैपिटलाइजेशन की रणनीति पर काम किया। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिजर्व बैंक के पेशेवर मैनेजमेंट ने बाहरी असंतुलन और अनिश्चितताओं से निपटने में भारत की काफी मदद की है। RBI, in fact, has been one of the earliest to recognize the non-transient nature of inflation. One of the few central banks, if I may say so, to front-load policy rate hikes in particular. Forex reserve management is also something on which we have this opportune moment to recall the work done by the RBI. Building up reserves, including foreign exchange interventions. In the past few years, India's capacity to manage and also to take care of external imbalances and uncertainties have significantly improved purely because of the professional management of the RBI. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक स्थिर और मजबूत वित्तीय व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो देश की आर्थिक प्रगति की बुनियाद बन सकता है। It has been our endeavor to promote the financial sector, promote a financial sector that is robust, resilient, and future ready. The path-breaking structural reforms, such as the enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code and the adoption of flexible inflation targeting in the recent years, have helped us to deal with the challenges in the banking system and the task of maintaining price stability more effectively. The Reserve Bank remains focused on ensuring a stable and strong financial system that would act as a bedrock for our country's economic progress. रिजर्व बैंक का गठन ब्रिटेन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के जरिए हुआ था। ये अप्रैल 1947 तक अविभाजित भारत के अलावा बर्मा या आज के म्यांमार का भी सेंट्रल बैंक था। देश बंटने के बाद रिजर्व बैंक जून 1948 तक पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक रहा। रिजर्व बैंक की स्थापना मूल रूप से शेयरधारकों के बैंक के रूप में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हो गया। देश की बात में अगली खबर पटियाला से है, जहां आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। धर्मवीर गांधी की गठित नवा पंजाब पार्टी आज कांग्रेस में मर्ज हो गई। डॉक्टर धर्मवीर गांधी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने 2013 में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से 2014 में लोकसभा पटियाला सीट से डॉक्टर गांधी को उम्मीदवार बनाया गया था, जिसमें महारानी परिणीति कौर को काफी वोटों के फर्क से उन्होंने हरा दिया था। वह एकमात्र नेता हैं जिन्होंने महारानी परिणीत कौर को हराया था। डॉक्टर धर्मवीर गांधी 2016 से आम आदमी पार्टी के साथ आपसी मतभेद होने के कारण उन्होंने पार्टी के साथ किनारा कर लिया था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर मोगा पुलिस और बीएसएफ ने फ्लैग मार्च निकाला है। आपको बता दें, एसपीएच की अगुवाई में जिले भर में नाके लगाए जा रहे हैं और आने जाने वालों पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। 2024 के चुनाव को लेकर पंजाब में 1 जून को वोटिंग प्रक्रिया होगी और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं पंजाब में अमन शांति से चुनाव करवाने के लिए पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स और बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं आज मोगा में भी एसपीएच गुरशरण सिंह बराड़ की अगुवाई में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। चुनाव आयोग द्वारा देश भर में चुनाव कराने को लेकर चुनाव के ऐलान के बाद पंजाब में भी चुनाव को लेकर पुलिस में उत्साह देखा जा रहा है, जिसके चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से गुरदासपुर में बटाला पंजाब पुलिस द्वारा बटाला शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया।
फ्लैग मार्च पूरे शहर में भ्रमण करते हुए समाप्त हुआ। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व करने वाले एसएसपी बटाला अश्विनी गौत्याल ने कहा कि उन्होंने हर तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। फतेह बुलाने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो बटाला साहब वालों एसएसपी आए ने डेरा बाबा नानक एचएचओ सारे पुलिस वालों बहुत वधिया सहयोग मिल रहा। जो इलैक्शन बारे उन्होंने साडे नाल मीटिंग भी रखी हुई है कि तुहानूं तंगी पेशी ड्राउन जां होर तरह की कोई समस्या है तो तुसीं साडे नाल साझी कर सकते हो, असीं तुहाडी मदद करांगे। बहुत वधिया सानूं पुलिस दा इस डेरा बाबा नानक बल्ट तो सहयोग मिल रहा ते असीं इन्हां दे धन्नवादी हां। जे कोई थोड़ी बहुती कमी हुई तो ये साडे नाल होकर पूरा सहयोग देणगे। असीं इन्हां दा दिलों धन्नवादी हां। आए हुए मोहतबर सज्जना ने सारे ने आपो अपनियां उन्हां दे नाल विचारां कीतियां ने, उन्हां दा ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। अगली खबर रोहतक से है, जहां गर्मियों की शुरुआत होते ही पीजीआईएमएस की चौधरी रणवीर सिंह की ओपीडी के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। जानकारी देते हुए डॉक्टर एसएस लोहचब ने बताया कि 1 अप्रैल से चौधरी रणवीर सिंह की ओपीडी का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया है। ओपीडी कार्ड सुबह 7 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बनेंगे। जनसंपर्क विभाग के इंचार्ज डॉक्टर उमेश यादव ने बताया कि लेबोरेटरी में सैंपल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक लिए जाएंगे तथा ओपीडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गुरुग्राम के सेक्टर 10 के सामुदायिक भवन में चैलेंज कप कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों समेत गुरुग्राम से आए करीब 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लोगों को अपनी प्रतिभा से रूबरू करवाया। इस आयोजन में नेशनल रेफरी सेंसेई पवन तंवर, सेंसेई प्रभु, रेंसी बलराम, भुशाल, शिहान वशीम राजा, शिहान दीपक, शिहान बल बहादुर अपने स्टूडेंट के साथ यहां पहुंचे। आपको बता दें, ये चैंपियनशिप लगातार 8 साल से आयोजित की जा रही है। यहाँ बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है। नेशनल रेफरी मैं यहाँ और गुड़गांव में हर साल मैं चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करता हूँ और मैं हर साल यही कोशिश करता हूँ कि बच्चे मकसद में आगे बढ़े और उसको बढ़ने के लिए एक मकाम चाहिए, स्टेज चाहिए और उस स्टेज को मैं हर साल तैयार करता हूँ। छोटे बच्चे जो कहीं पे खेल नहीं पाते, फीस के कारण, यूनिफॉर्म के कारण, ड्राफ्ट के कारण, उन सब बच्चों को मैं यहाँ पे बुलाता हूँ। सभी यहाँ पे खेल पाते हैं। सबके लिए कोई बच्चा यहाँ पे निराश होकर नहीं जाता, खाली हाथ नहीं जाता। कोई बच्चे यहाँ पे आता है, एक मेडल उसके पास जुड़ होता है। उन बच्चे को जितना आता है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से प्राप्त हो और देश के लिए और दुनिया के लिए आगे खेल पाए और बना। अब बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव के बीच जगाधारी विधानसभा में विपक्षी दलों को करारा झटका लगा है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में जगाधारी विधानसभा गांव बरौली माजरा में सैकड़ों ग्रामीणों ने विभिन्न दलों को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। कृषि मंत्री कंवरपाल ने कहा कि भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के समान रूप से सभी जगह विकास कार्य करवा रही है। सबका साथ सबका विकास के नारे पर भारतीय जनता पार्टी आई थी और इसी नारे के साथ धरातल पर कार्य कर रही है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही जो बात कही थी कि सबका साथ सबका विकास, और उस पर उन्होंने अमल भी किया और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उन्होंने भी उस पर अमल किया। हरियाणा एक हरियाणा। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो मैं आज समझता हूं कि वो जो एक ऐसा वर्ग जिसका पहले विश्वास नहीं था, उसने अपना विश्वास कायम किया, जिसको आज तक बकाया गया, गुमराह किया गया कि हमारे खिलाफ है। लेकिन आज जिस उत्साह के साथ महिला, पुरुष, बच्चे सब के सब आपने देखे किस प्रकार से उन्होंने पुष्प वर्षा की, स्वागत किया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जगाधारी यमुनानगर रेलवे स्टेशन के नजदीक यमुना नहर के पुल पर रेलवे लाइनों को पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर राजकीय रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए ट्रामा सेंटर में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस शव की पहचान करने में जुटी हुई है।
सर रात 9:15 एक मैसेज आया था स्टेशन मास्टर की तरफ से कि रेलवे पुल यमुना नहर पे अप साइड में एक डेड बॉडी पड़ी है। जिस सूचना पर मैं अपनी टीम के साथ मौका पर पहुंचा, जहां पर देखा कि किलोमीटर नंबर 210 के 21-23 के मध्य रेलवे पुल के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है, जो किसी नामालूम रेलगाड़ी की चपेट में आकर रेलवे दुर्घटना में जिसकी मौका पर मौत हो गई। सर जब आप मौके पर गए आपने क्या देखा? देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव पुल के अंदर पड़ा था। देश के बाद में अगली खबर कांकेर से है, जहां कल भोजराज करेंगे नामांकन, महारैली निकालकर दाखिल करेंगे अपना नामांकन। सीएम विष्णुदेव साय भी महारैली में शामिल होंगे। नितिन नवीन सहित बीजेपी के कई बड़े नेता भी यहां पहुंचेंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चुनावी सभा को लेकर तैयारियों में जुटे हैं भाजपा नेता। पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय भी महारैली में शामिल होंगे। तो नितिन नवीन सहित बीजेपी की कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। यह अहम खबर अपने दर्शकों को कांकेर से दिखाना। छत्तीसगढ़ के कांकेर से अहम खबर, चुनावी सभा को लेकर तैयारियों में जुटे हैं भाजपा कार्यकर्ता। का प्रत्याशी हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जैन जी ने मुझे ऐसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। ये स्वर्गीय के चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि है, ये वो पावन भूमि है जिस महापुरुष की मैंने बचपन से बिल्ले बांटने का काम किया। आज भी उसी विरासत की सीट पर चौधरी जैन जी ने मुझे नामांकन करने के लिए मुझे भेजा है। मैं तो आशीर्वाद लेना हूँ क्षेत्र की जनता का। नामांकन मैंने किया और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के सभी सम्मानित पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं वो सब चुनाव में लगे हैं। किस तरह देखते हैं चुनाव को? जो है किस तरह देखते हैं चुनाव को? हम रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक वैज के निर्देशानुसार शहर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राजनाथ गांव के संयुक्त तत्वाधान में मशाल रैली निकाली गई। ये मशाल रैली कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली। मशाल रैली के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी दी गई कि जिस प्रकार आप जनता के हितों का काम नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों को डरा धमकाकर चंदा वसूलने की बात सामने आई। ईडी छापा मारती है और ईडी से काम कर रहे हैं और चंदा ले रहे हैं, इसको लेकर विरोध दर्ज कराया गया। बात करते हैं अगली खबर की। जिला जांजगीर चांपा में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल सिस्टम और मैनुअल सिस्टम को लागू किया गया था। शहर के प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल, लेकिन फिर भी शहर में तेजी से हादसे बढ़ रहे हैं। यातायात को व्यवस्थित करने के लिए शहर के लायंस चौक, बरपाली चौक, थाना चौक व परशुराम चौक तिराहा में यातायात सिग्नल लगाए गए थे, लेकिन 2 सालों से वह बंद ही पड़े हैं। काफ़ी प्रयास के बाद भी सिग्नल को चालू नहीं कराया गया, लेकिन वर्षों से बंद होने से वह खस्ताहाल व पूरी तरह से कबाड़ होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक सिस्टम के लिए लगाए गए सिग्नल सिस्टम का लाभ ट्रैफिक को सुधारने का काम नहीं लिया जा पा रहा है। सिग्नल खराब होने से यातायात व्यवस्था पर ट्रैफिक पुलिस का नियंत्रण नहीं रह गया है। इसको आरआईसी और यातायात प्रभारी जो हैं अपने, उनके साथ मिलकर इसमें जानकारी ली जाएगी तथा अति शीघ्र इसको जो सिग्नल है उनको प्रारंभ कराया जाएगा। अगली खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से है, जहां हनुमानगढ़ के नोहर से ये खबर है, जहां राजकीय उप जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में शांति देवी ने पति प्रयाग चंद चांचड़ की स्मृति में बने नवनिर्मित जल घर व वाटर कूलर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर चांचड़ परिवार के अलावा चिकित्सालय स्टाफ, डॉक्टर्स व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। चिकित्सालय प्रभारी ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया है।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां समय से पूर्व जन्मी बच्ची को जीवन दान देने का काम यहां के एक निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर संतलाल छीपा एवं उनकी टीम ने किया है। क्षेत्र के गांव बिरकाली निवासी महिला का प्रसव समय से कई माह पहले करवाया गया, क्योंकि उसके गर्भ में पानी की कमी के कारण शिशु और मां दोनों की जान को खतरा बन रहा था, जिसके बाद चिकित्सकों की सलाह पर 6 माह के बाद ही उक्त प्रसव करवाया गया। इस पर चिकित्सकों को बच्ची के समय से पूर्व जन्म के कारण उसकी बचने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद बच्ची को यहाँ गंगा नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। करीब 1 माह 8 दिन तक चले उपचार के बाद अब बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ है और डॉक्टर संतलाल छीपा ने बताया कि बच्ची के जन्म के समय का वजन महज 600 ग्राम ही था, लेकिन अब बच्ची का वजन करीब 2 किलो है और बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ये बच्ची बेबी ऑफ लाली, ये बिरकाड़ी गांव की निवासी है ये, और ये बच्ची 6 महीने और 6-7 दिन के टाइम पे इसका बच्ची का प्रसव हो गया किन्हीं कारणों की वजह से। तो ऐसी स्थिति में बच्ची की कंडीशन बहुत नाजुक थी और बचने के चांसेस इतने कम टाइम में जो बच्चा हो जाता है उनका बहुत ही कम बचने के चांसेस होते हैं। और इसका वजन 8 किलो और 860 ग्राम था इसका वेट, और इतने कम वजन में इतने कम टाइम में बच्चों का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ जो है हमारी टीम ने रात दिन मेहनत करके और आधुनिक उपकरणों की मदद से वेंटिलेटर, सीपैप वगैरह जो भी जरूरत की मशीनें हैं वो सारी हमारे पास है, उन सब का सहारा लेते हुए और हमारी टीम का रात दिन का अथक प्रयास था और उसकी बदौलत जो है ये बच्ची आज बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ है। आज हमारी बच्ची मौत के मुंह से बाहर निकल आई है, क्योंकि बच्ची 6 महीने और 6-7 दिन से पहले इसका प्रसव हो गया है। तो इस बच्ची के बचने का बिल्कुल कम चांस था। डॉक्टर संतलाल जी छिंपा ने इसकी बड़ी कड़ी मेहनत करी है और उसके स्टाफ ने, इसलिए बच्ची आज मौत के मुंह से बाहर निकल आई है। डॉक्टर साहब जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी बच्ची को आज हम घर पर स्वस्थ लेके जा रहे और बहुत ही खुश हो रहे हैं। तो देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। बदायूं से अहम खबर सामने आ रही है। 2 मंजिला मकान गिरने का मामला सामने आया है। मकान में दबने से मां बेटे की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ने रेस्क्यू कर 2 बच्चों को सुरक्षित निकाला है। कई घंटे रेस्क्यू कर निकाले गए परिवार के लोग। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की है। 6 जेसीबी की मदद से किया जा रहा था रेस्क्यू कार्य। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में रेस्क्यू पूरा हुआ है। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के मोहाली मोहल्ले का है पूरा मामला। तो यह अहम खबर इस वक्त की। घटना के बाद लगातार रेस्क्यू किया जा रहा था। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की है। हालांकि 6 जेसीबी से की मदद से यह रेस्क्यू कार्य लगातार चल रहा था। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में यह रेस्क्यू पूरा किया गया है। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बदायूं से इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के मोहाली मोहल्ले का यह पूरा मामला है। बदायूं से यह अहम खबर 2 मंजिला मकान गिरने से यह दुर्घटना सामने आई है। मकान में दबने से मां बेटे की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ने रेस्क्यू कर 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला है। कई घंटे रेस्क्यू कर निकाले गए परिवार के लोग। यह अहम खबर बदायूं से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। सीओ और एसडीएम की मौजूदगी में 6 जेसीबी की सहायता से रेस्क्यू कार्य पूर्ण किया गया है। इसमें अभी सचिव महोदय द्वारा आपको पूरी जानकारी दी गई है। ये कस्बा इस्लाम नगर में जो कस्बे का बाहरी हिस्सा है उसमें एक मकान 2 मंजिल का है। उसमें गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मैं और एसपी साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 बच्चियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। एक महिला शमा और उसके एक बेटे तैमूर की, जो 5 वर्ष की उम्र बताई जा रही है, उसकी मृत्यु हुई है। क्या मामला है? देखिए, अभी कस्बा इस्लाम नगर में मेन रोड पर ही एक मकान के डिमोलिशन की सूचना पे तमाम पुलिस फोर्स और प्रशासन के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं और डीएम साहब भी आए हैं। सूचना जो प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि यहाँ
जो ओनर है इस घर के, अख्तर अली, उनके पास, उनके फादर के पास आतिशबाजी का लाइसेंस था और कुछ भंडारण की संभावना यहाँ बनाई जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का लखनऊ से। अगली खबर है बांदा जेल अधीक्षक को धमकी का मामला। आपको बता दें, धमकी मिली है बांदा जेल के वरिष्ठ अधीक्षक को। अज्ञात के खिलाफ जेल अधीक्षक ने एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें 0135 26 13 492 इस नंबर से धमकी दी है जेल अधीक्षक को। इस नंबर और अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें जेल में तबीयत बिगड़ने पर मुख्तार की मौत हुई थी। बांदा जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक को धमकी मिली है। बीरेश राज जो बांदा जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन कॉल कर अज्ञात शख्स ने उनको ठोक देने की धमकी दी है। धमकी को पुलिस मुख्तार की मौत से जोड़कर देख रही है। यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लखनऊ से। अहम खबर, बांदा जेल अधीक्षक को धमकी मिली है। फोन कॉल पर यह धमकी दी गई है। अज्ञात के खिलाफ जेल अधीक्षक ने एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें जिस नंबर से फोन किया गया था वो आपके टीवी स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। ये नंबर, इस नंबर और उस अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जेल में तबीयत बिगड़ने पर मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। बांदा जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक को अब धमकी मिली है और इस धमकी को मुख्तार की मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। बीरेश राज जो बांदा जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं, उनको फोन कॉल पर धमकी मिली है और शख्स ने उनको ठोक देने की धमकी दी है। धमकी को पुलिस मुख्तार की मौत से जोड़कर देख रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का लखनऊ से। आपको बता दें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स करेगी रिहर्सल। 2 से 11 अप्रैल तक प्रभावित रहेगा यातायात। आगरा एक्सप्रेसवे पर लागू रहेगा डायवर्जन। एयर स्ट्रिप से डायवर्जन व्यवस्था रहेगी लागू। तो आगरा एक्सप्रेसवे पर लागू रहेगा डायवर्जन। यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एयर स्ट्रिप से डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी। तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स करेगी रिहर्सल। 2 से 11 अप्रैल तक प्रभावित रहेगा यातायात। आगरा एक्सप्रेसवे पर लागू रहेगा डायवर्जन। यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एयर स्ट्रिप से डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी। तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स रिहर्सल करने वाली है। 2 से 11 अप्रैल तक प्रभावित रहेगा यातायात। तो आगरा एक्सप्रेस वे पर एयरफोर्स रिहर्सल करेगी। आपको बता दें इस रिहर्सल के तहत 2 से 11 अप्रैल तक यह रिहर्सल चलेगा, जिससे यातायात भी बाधित रहेगा। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद से अगली खबर है। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड कायमगंज द्वारा पेराई सत्र 2023-24 के दौरान चीनी मिल क्षेत्र के समस्त गन्ना किसानों का 100% गन्ना पेराई कर 31 मार्च को प्रातः पेराई सत्र का विधिवत समापन हो गया। आपको बता दें कि 27 नवंबर 2023 से प्रारंभ हुए पेराई सत्र के दौरान चीनी मिल द्वारा 13,800,000 कुंटल गन्ना की पेराई कर 1,20,000 कुंटल चीनी का उत्पादन कर निर्बाध रूप से वर्तमान पेराई सत्र का आज कल 31 मार्च को प्रातः विधिवत समापन हो गया। चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह व मुख्य लेखाकार मेवालाल पासी ने जानकारी देते हुए बताया कि चीनी मिल द्वारा विगत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष 1% से अधिक रिकवरी कर जो विशेष उपलब्धि है उसको रिकवरी हुई। उपलब्धि हासिल करने में सफलता हासिल की गई है। आपको बता दें प्रभावित होने के दृष्टिगत रखते हुए सराहनीय परिणाम प्राप्त होने
से चीनी मिल के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा भारी प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि पेराई सत्र 2023 से 24 में चीनी मिल द्वारा खरीदे गए 47 करोड़ 98 लाख 53 हजार रुपए के गन्ना मूल्य में से 36 करोड़ 10 लाख 41 हजार रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को कर दिया गया है। प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह की कुशल कार्य प्रणाली के चलते यह सत्र किसानों के लिए बहुत ही सुविधाजनक रहा। चीनी मिल द्वारा किसानों को बिना किसी असुविधा के गन्ना पेराई कार्य होने से गन्ना किसानों द्वारा भारी प्रसन्नता व्यक्त की गई। चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह ने बताया कि चीनी एवं गन्ना उद्योग की प्रमुख सचिव, प्रबंध निदेशक, जिला अधिकारी, संयुक्त प्रबंध निदेशक, मुख्य गन्ना सलाहकार, प्रधान प्रबंधक तकनीकी, प्रधान प्रबंधक वित्त तथा अन्य अधिकारी गणों के कुशल निर्देशन और कुशल मार्गदर्शन एवं मिल अधिकारियों व कर्मचारियों के कुशल संचालन से ही कायमगंज चीनी मिल का पेराई सत्र 2023-24 सकुशल संपन्न हुआ। जो चीनी मिल का पेराई सत्र है, इसमें जो है विधिवत समापन हो गया है। तो इस पेराई सत्र के दौरान कितने गन्ने की खरीद की गई है और कितना चीनी का उत्पादन किया गया है? वर्तमान पेराई सत्र 2023-24 में 13.01 लाख कुंटल गन्ने की खरीद की गई है, जिसमें से 1.2 लाख कुंटल चीनी का उत्पादन हुआ। तो इसमें इस सत्र का कितना पेमेंट हुआ है? गन्ने कितने की खरीद की गई, कितने मूल्य की, और कितना उसमें पेमेंट कर चुके हैं और कितना प्रतिशत कर चुके हैं? इसमें 47.98 करोड़ रुपए का गन्ने की खरीद की गई है, जिसके सब्बे से 37.10 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। रिकवरी कैसी रही इस बार? रिकवरी भी हैवी भी हमारी 9.32% रही है। तो आगे क्या जो बाकी भुगतान रह गया है किसानों का, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए जो भी चीनी से बिकने पर धनराशि प्राप्त होती है, उसका टाइमिंग आदेश के अनुसार 80% भुगतान कृषकों को किया जा रहा है। कब तक की उम्मीद है आपके द्वारा? बाकी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी चीनी बिक्री होती है, जो भी हमें धनराशि प्राप्त होती है, हम गन्ना मूल्य खाते पर ले जाकर भुगतान किसानों को करते हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस साल रिकवरी का क्या आदेश होगा? पिछले साल हमारी 8.58% रिकवरी आई थी, इस बार हमारी 9.32% रिकवरी है, जो लगभग 7.74% आती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी और शवों को करीब 2 दिनों तक घर में ही रखा। घर से दुर्गंध आने पर मामले का खुलासा हुआ। पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। आपको बता दें कि रविवार को हुए इस कांड ने पुलिस को भी सकते में डाल दिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रिपल मर्डर की वारदात की खबर सुनकर पूरे राजधानी में सनसनी मच गई। ट्रिपल मर्डर की यह वारदात राजधानी के बिजनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरमन नगर इलाके में हुई। वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि घर के मुखिया ने ही दिया, जहां राम लगन गौतम उर्फ माखन नाम के शख्स ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी ज्योति की हत्या बच्चों के सामने गमछे से गला दबाकर की और आरोपी का मन इतने से नहीं भरा। उसके बाद उसने अपने दोनों बच्चों 6 वर्षीय पायल और 3 वर्षीय मासूम बेटे आनंद को भी गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति ने बच्चे को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि आरोपी का राज न खुले। आरोपी पति राम लखन को शक था कि उसकी पत्नी ज्योति के किसी दूसरे युवक के साथ अवैध संबंध है, लिहाजा इसी शक की सनक में उसने तीनों को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी वारदात को छुपाने के लिए घर में कई तरीके के इंतजाम करता रहा। उसी कमरे में शवों के साथ सोता था जिस कमरे में उसने लाश को रखा था, और वहीं खाना भी खा रहा था। आरोपी ने जिस घर में घटना को अंजाम दिया, उसने कुछ दिन पहले ही वे मकान मालिक से किराए पर लिया था। 29 मार्च को घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी आराम से अपने काम पर जाता और रात को इसी लाश के साथ सोता। उसने अपने दोनों बच्चों की हत्या करके उनके शवों को एक बोरी में कमरे में रखा था। आरोपी घर में सुगंध वाली चीजों का इस्तेमाल करता था, जिससे कि लाश की दुर्गंध घर के बाहर न चली जाए। घटना का खुलासा तब हुआ जब मालिक और आसपास के लोगों को 2 दिन बाद मकान से दुर्गंध आने लगी, जिसके बाद मकान मालिक ने घर की पहली मंजिल पर जाकर देखा
तो मकान मालिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। मकान मालिक ने देखा कि घर की पहली मंजिल पर एक बोरे से खून बह रहा है और दूसरी तरफ ज्योति की लाश पड़ी है। मकान मालिक ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और ट्रिपल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तमाम बड़े अधिकारी भी पहुंचे और तीनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना स्थल पर हमारे संवाददाता भरत सेठी ने पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया और घर पर मौजूद मकान मालिक से बातचीत की। राजधानी लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 लोगों की हत्या हो जाती है। हत्या कोई और नहीं, घर के ही मुखिया माखन के द्वारा की जाती है। जिसकी हत्या होती है उसमें उसकी पत्नी, उसकी बेटी और 3.5 साल का बेटा होता है। इन तीनों को मौत की नींद सुनाने वाला कोई और नहीं, उनके पिता और उसका पति होता है। ये घर है, इसी घर में हत्या होती है। हत्या की जो वजह है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो आपसी कलह हो रही थी। किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी पत्नी का संबंध है, उसको शक था, जिसके बाद उसके पति ने, माखन ने, मौत के घाट अपने बीवी और 2 मासूम को उतार दिया। मौत के घाट उतारने से पहले घर में विवाद हुआ, गला घोटा गया और सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को मारा, फिर 6 साल की बेटी को मारा, फिर 3.5 साल के बेटे को मारा। फिलहाल इसी मकान में जो माखन अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था, कुछ ही दिन पहले बिजनौर में वो किराए पर रहने आया था। इसी मकान के जो मकान मालिक हैं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जानकारी आपको कैसे मिली और ये माखन जो था वो कब से आपके मकान में रह रहा था? अभी तो रहने तो अभी 12-13 दिन हुए हैं और हमको ये लोग रह रहे थे, अभी ठीक ठाक रहते थे। अभी ये 2 दिन से 3 दिन से हमने कल इससे पूछा था तो ये हमसे कह रहा था हमारी बीवी 2-3 दिन के लिए गई है घूमने, रिश्तेदारी गई है घूमने। तो हम कहें ठीक है घूमने आने दो। तो हम कहें भैया ऐसा है, तो ये अपन आराम से आता था, आराम से खाना पीना वही ऊपर करता। यहाँ घर आए, ताला खोले, यहाँ पर देखा अंदर बदबू आ रही थी। तो हम सोचे अंदर बदबू काहे के लिए आ रही है। तो यहाँ नीचे हम बीवी और हम दोनों जने देखा, अंदर सब सफाई करके देखा, को हम कुछ नहीं मिला। तो हम छत के ऊपर गए। तो जब ऊपर गए तो ऊपर ज़्यादा बदबू आ रही थी। तो ऊपर कमरे से पंखा चल रहा था, वहाँ से बदबू आ रही थी। तो वहाँ हम थोड़ा खिड़की से पर्दा हटा के देखा तो अंदर मक्खी ज़्यादा लग रही थी बोरी में, और खून खच्चड़ वो सब वही के अंदर था। फिलहाल आरोपी को पकड़ लिया गया है। जिस तरीके से ये मकान मालिक हैं, इनका कहना है कि जिसने घटना को अंजाम दिया माखन, वो घटना करने के बाद, इस वारदात को अंजाम देने के बाद इसी घर में रह रहा था। इसके ऊपरी मंजिल में उसने अपनी पत्नी की लाश और 2 मासूम की लाश को बोरे के अंदर बांध के रखा। हत्या के बाद आरोपी राम लखन तीनों के शवों को ठिकाने लगाने के फिराक में लग रहा था, लेकिन आसपास के लोगों की हलचल के चलते वह शवों को घर के बाहर नहीं निकाल सका। लोगों ने उसे जब उसकी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा तो उसका कहना था कि सभी लोग होली में अपने रिश्तेदार के घर गए हुए हैं। हत्या की सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद पुलिस ने सबूत जुटाना शुरू कर दिया और कुछ ही घंटे में आरोपी पति को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि ज्योति मुंबई की रहने वाली थी। लगभग 7 साल से राम लखन उर्फ माखन के साथ रह रही थी। डीसीपी दक्षिण तेज स्वरूप सिंह ने बताया कि आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी ज्योति का किसी और युवक के साथ संबंध है। इसी के शक में घर में रोज लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। इसी वजह से आरोपी राम लखन ने ज्योति और अपने दोनों बच्चों की हत्या कर दी। डीसीपी दक्षिण तेज स्वरूप ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। ज्योति का मोबाइल कब्जे में ले लिया गया है, कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के दौरान आरोपी ने कहा कि उसने 28 तारीख को इस हत्याकांड को अंजाम दिया।
पत्नी के चिन्हट में किसी से अवैध संबंध थे। कई महीनों तक वो उसी के साथ रहकर वापस आई थी। इसी वजह से उसने पहले पत्नी की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी और फिर अपने दोनों बच्चों को सोते समय हाथ से गला दबाकर मार डाला। तीनों ही लाश को एक बोरी में बंद कर दिया और हमारे संवाददाता भरत सेठी ने पूरे मामले में डीसीपी दक्षिण तेज स्वरूप सिंह से बातचीत की और घटना के बारे में जाना। और क्यों इसने किया? देखिए, राम लगन गौतम है, ये किराए के मकान पर रहता था। इसने अपनी पत्नी की हत्या शक के आधार पर, उसके बच्चों की भी हत्या शक के आधार पर की है। पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है और विस्तृत बातें अभी थोड़ी देर में पीसी होगी तो बताई जाएगी। क्यों मारा सर, कैसे मारा? उसने गला दबा करके और अंगोछा से गला घोट करके हत्या की है। मौके पर खून भी पड़ा हुआ? नहीं, खून नहीं सर। बॉडी ये कैसे ठिकाने लगा था? कमरे में? अभी कमरे में बाकी कमरे में ही सब कुछ था। उसने कहीं बोरे में रखा जरूर था, लेकिन ठिकाने नहीं लगाया था। सर क्या वहीं रोता भी था ये? यहाँ घटना कब की तरफ बताइए। हाँ सर, घटना कब की होगी? हत्या के बाद आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जिसने भी इस खबर को सुना सभी ने यही कहा कि उन दो मासूमों का क्या कसूर था जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हर एंगल से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राजधानी लखनऊ में 3 लोगों की हत्या हो जाती है। हत्या को कोई और अंजाम नहीं देता, उन्हीं के घर का मुखिया अंजाम देता है। माखन, जो पहले अपनी बीवी को मौत के घाट उतारता है, उसके बाद अपनी बेटी को जो 6 साल की थी, उसके बाद 3.5 साल के बेटे को। मौत की वजह जो सामने आई है वो ये आई है कि उसको शक था कि उसके पत्नी के किसी दूसरे शख्स के साथ संबंध थे। घटना के अंजाम देने के बाद वो उसी तरीके से घर में रहता है, अगल बगल को शक नहीं होने देता है कि इस प्रकार की कोई घटना हमारे घर में या हमारे क्षेत्र में हुई है। अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद, अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद बोरे में बंद कर देता है उसकी लाश को। आस पड़ोस में जैसे बदबू आती है, उसके बाद जानकारी होती है, पुलिस पहुंचती है, पूरी मामले की तफ्तीश करती है। मोहल्ले में जैसे ही जानकारी होती है कि 3 लोगों की हत्या हो जाती है, वैसे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। फिलहाल आरोपी माखन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना से पूरे राजधानी में लोग सोच में पड़ गए हैं कि क्या शक के आधार पर कोई इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गोंडा से है, जहां कटरा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली महज 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गांव के ही रहने वाले 15 वर्षीय लड़के द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की मां की तहरीर पर कटरा बाजार थाने की पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुटी हुई है। वहीं नाबालिग मासूम बच्ची को इलाज के लिए गोंडा के जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और कटरा बाजार थाने के पुलिस द्वारा पीड़ित मासूम बच्ची का मेडिकल भी कराया जा रहा है। अगली खबर बहराइच से है, जहां आज बड़ी संख्या में पीआरडी जवानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर प्रदर्शन किया है। पीआरडी जवानों का आरोप है कि उनकी ड्यूटी अब कम लगाई जा रही है, जिससे उनका जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। जवान अपनी मांगों का मांग पत्र लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। पीआरडी जवानों का कहना है कि 100% ड्यूटी की जगह अब मात्र 20% ही ड्यूटी लगाई जा रही है, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की गई तो हम लोग आमरण अनशन के साथ ही चुनाव का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि हमारी ड्यूटी बढ़ाई जाए, वरना हम लोग आमरण अनशन करेंगे और चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बहराइच से है, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर रुपेडिया इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट सभागार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारत व नेपाल दोनों देशों के बीच हाई लेवल की मीटिंग हुई। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान सीमा पर सुरक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में भारत की तरफ से बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी, पुलिस अधीक्षक बृंदा शुक्ला सहित लखीमपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, पीलीभीत व नेपाल के बांके, बर्दियावार, दांग सहित अन्य जिलों के अधिकारी स्वयं व वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से शामिल रहे। अगली खबर भी बहराइच से है, जहां बहराइच लखनऊ हाईवे पर मरी माता मंदिर के पास एक खाने के होटल में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने तक होटल में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। होटल मालिक ने बताया कि हम लोग होटल में ही बैठे थे, तभी पीछे की तरफ से अचानक आग की लपटें उठने लगी और धीरे धीरे सब कुछ जलकर खाक हो गया। फिलहाल दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। होटल थी साहब। कैसे आग लग गई? आग लगी जो हम 4-5 लोग बैठे हुए यहाँ पे बतला रहे थे अंदर, और उसके पीछे से पता नहीं कैसे आग लग गया, पता नहीं चला कैसे आग लग गई। ना जान मिला कि कैसे आग लगी है। होटल में शायद जान नहीं मिला कि कैसे आग लगी। पाछे हम तखत पर बैठे रहे और ये बेंच बाहर अंदर दुकान के ढाला पर बैठे रहे। जब पाछे से बड़े लाग तब देखे ना ये मुका हम तखत पर बैठ रहे, तो हमका ये आग कहाँ से निकले लगा। जोले उठा के धरे के पानी ना दे तो सामान कुछ ना उठा मिला, सब हम पैसा कौड़ी सब बढ़ गए। अगली खबर आगरा से है, जहां विजयनगर कॉलोनी में डकैती और हत्याकांड की वारदात से इलाका दहल गया। केमिकल कारोबारी दिलीप गुप्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 2 बाइक पर आए 4 लुटेरे, आपको बता दें नौकर ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। कारोबारी की पत्नी को बदमाशों ने यातना देकर अधमरा भी किया है। आपको बता दें विजयनगर पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। नैनीताल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज नैनीताल में रोड शो किया, जिसमें वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं सहित नैनीताल विधायक सरिता आर्या भी मौजूद रहीं। अजय भट्ट ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें दोबारा नैनीताल लोकसभा के लिए टिकट दिया है, जिसे भाजपा के साथ स्थानीय जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। रुद्रपुर में होने जा रही प्रधानमंत्री की रैली को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने उनका स्वागत किया। नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने कहा कि देश की जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए भाजपा का दामन भी लोग लगातार थाम रहे हैं। जबरदस्त उत्साह है जनता में, कार्यकर्ताओं में तो उत्साह का कोई पैमाना ही नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि जनता ने इस इलेक्शन को अपने हाथ में ले लिया है, पूरे चुनाव को। ऐसा उत्साह पब्लिक में मैंने कभी नहीं देखा है। माताएं, बहनें, जवान, बुजुर्ग, सबकी जुबान पर एक ही नाम है, मोदी जी का। माननीय सांसद अजय भट्ट जी को समर्थन देने और वोट देने के लिए, और हर किसी को होड़ हो रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, तो अभी हम लोग सभी को ज्वाइन करा रहे हैं। मैं सबका आभार और धन्यवाद भी करती हूँ और सबसे अपील भी करती हूँ कि अपने वोट का उपयोग करिए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दीजिए। मोदी की गारंटी तो देखिए हर चीज में है। आज देखिए पार्टी आगे बढ़ रही है। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर महाराजपुर गांव में आयोजित नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ निर्दलीय प्रत्याशी पवन कश्यप ने फीता काटकर किया। इस दौरान पवन कश्यप ने कबड्डी टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उन्हें पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने के लिए टिप्स भी दिए।
पवन कश्यप ने कहा कि भारत के कोने कोने में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को सही समय पर सही मंच पर लाकर तराशने की ज़रूरत है, तभी जाकर वह देश का नाम दुनिया में रोशन कर पाएंगे। इस मौके पर कबड्डी टीम के कोच सतीश कश्यप ने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी व कश्यप समाज के नेता पवन कश्यप द्वारा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया गया, जो सराहनीय है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज का दिन जरूर बिजी रहा, लेकिन आज का जो दिन था वो आने वाले समय में इतिहास रचने वाला है, क्योंकि आज जो एक महाराजपुर में एक टूर्नामेंट है जहां मुझे बुलाया गया था। आप देख सकते हैं कि मेरी छोटी बहनें मेरे साथ में खड़ी हुई हैं और ये जो मेडल है, जो ये मेडल जीत के लाए हैं, ये आने वाला भविष्य है। जिस प्रकार से सरकार कहती है कि युवा और महिलाएं भविष्य है, मगर युवा और महिलाओं पर सरकार फोकस नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि आज जो हमारी छोटी बहनें हैं, इन्होंने कबड्डी की मैच में विजय प्राप्त किया है। बात तो धन्यवाद कि ये हमारे बीच गए पवन कश्यप जी, जो हमारे टूर्नामेंट में महाराजपुर कला में हमारा जो सूर्य अकेडमी उद्घाटन था उसमें गए, उन्होंने अपना योगदान दिया और हमें साहस बढ़ाया कि हम हमेशा आपके साथ हैं, इनका साथ हमारे साथ बना रहेगा सर। आज हमारा जो गर्ल्स का टूर्नामेंट था उसमें दूर से भी टीमें आई हुई थी, जिसमें राजस्थान ने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया और हमारी टीम जो सूर्या अकेडमी थी उसका सेकंड प्राइज था। सर जिस प्रकार इन्होंने हमें मोटिवेशन किया वहाँ पर जाकर गर्ल्स को, पहली बात तो गर्ल्स को मोटिवेशन किया, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बताया कि हम आपके साथ बने रहेंगे सर, अगर तुम्हें। आज हमारा महाराजपुर के अंदर गर्ल्स टूर्नामेंट था, जिसमें हमारे सांसद प्रत्याशी पवन कश्यप जी उनको आशीर्वाद देने के लिए गए। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इतने कीमती टाइम से निकालकर उन्होंने हमें इतना टाइम दिया, क्योंकि आज के टाइम में गर्ल्स को कोई सपोर्ट नहीं करता, पर उन्होंने माइक के द्वारा हमें विश्वास दिलाया कि मेरा पूरा सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा और हमेशा ही मैं आपको सपोर्ट करता रहूँ। अब रुक करते हैं अगली खबर का लोकसभा चुनाव। आपको बता दें, लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारी के साथ ही निर्वाचन आयोग इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में जुटा हुआ है, लिहाजा मतदान के प्रति जागरूकता के लिए लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हल्द्वानी में एआरओ एपी वाजपेयी ने नगर निगम की वेणी सेना को बूथ अवेयरनेस ग्रुप से जुड़कर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की मुहिम की शुरुआत की है। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 2019 के चुनाव में हल्द्वानी विधानसभा के जिन बूथों में कम मतदान हुआ, वहां मतदाता जागरूकता तेजी के साथ चलाए जाने को लेकर निर्देश दिए गए। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करना बेहद जरूरी है और लगातार कई माध्यमों से अपील भी की जा रही है ताकि युवाओं को सरकार चुनने के लिए प्रेरित किया जाए। देखिए, इस बार मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन पोलिंग बूथ पर 2022 में लो वोटर टर्नआउट था और 2019 में जिनमें लो वोटर टर्नआउट था, उन बूथ को फोकस करते हुए वोटिंग परसेंटेज को 75% के एवरेज तक ले जाने का प्रयास किया जाना है। उसी के क्रम में प्रत्येक पोलिंग बूथ के लिए बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाए गए हैं और बूथ अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से जहां हम वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए जो लोग निष्क्रिय हैं उनको मतदान के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं एथिकल वोटिंग के लिए भी उनको प्रेरित करते हैं। इसी क्रम में चूँकि हल्द्वानी में वेणी सेना एक नगर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है, तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में बीते दिन शहर में एक युवक के अपहरण की घटना सामने आई थी, जिस पर एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके बेटे को उसके गांव के कुछ लोग जबरन उठाकर ले गए हैं, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करने पर पाया कि मूल रूप से बिहार की रहने वाली शिकायतकर्ता माया देवी का बेटा बादल अपने गांव की एक युवती से प्रेम करता था, लेकिन उसकी शादी किसी अन्य से होने के चलते नाराज था। ऐसे में युवक ने कुछ फोटोग्राफ भेजे, जिससे युवती की शादी टूटने तक की नौबत आ गई, जिससे नाराज परिवार वालों ने युवक को गांव ले जाकर उसे पंचायत के सामने माफी मांगने के लिए साथ ले गए। बाद में आपसी समझौते पर बात बन गई। देर शाम थाना डालनवाला के क्षेत्र में एक अपहरण की सूचना श्रीमती माया देवी है, जो मूल रूप से समस्तीपुर बिहार की रहने वाली है। उनका परिवार यहाँ पे रहता है, जिसमें उनका बेटा बादल है, वो भी यहाँ मजदूरी का कार्य करता है। वो लोग यहाँ पर रह रहे थे। उनके द्वारा बताया गया कि उनके गांव के कुछ लोग हैं जो उसको शायद ज़बरदस्ती ले गए हैं। इसके आधार पर सूचना मिलने के बाद में जब तलाश की गई तो एक ई रिक्शा की फुटेज हमें प्राप्त हुई। ई रिक्शा में कुछ लोग उस लड़के को ले आते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ जब उसका और वेरिफिकेशन किया गया तो पता चला एक गाड़ी से 3-4 लोग बैठकर उस लड़के को लेकर निकले हैं। जब उस गाड़ी के संबंध में और आगे फुटेज से जानकारी की गई तो पता चला गाड़ी हरिद्वार की तरफ गई, टैक्सी नंबर की है, जिसके आधार पर समस्त आसपास के जनपदों को शेयर किया गया और हरिद्वार में चेकिंग के दौरान उस गाड़ी को पकड़ लिया गया, जिसमें से लड़का बरामद हुआ।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा नेता मोहित गोस्वामी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर से कार्य करते हैं और वह सभी को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने आ रहे हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी से उनकी कार्यकर्ता किस तरह नाराज हैं। उन्होंने कहा कि वह लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाकर अजय भट्ट के पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। साथ ही जनता का रुझान भी भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए महंगाई और बेरोजगारी का दिखावा करने का काम कर रही है, जबकि मोदी सरकार में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। उन्होंने 2 अप्रैल को रुद्रपुर में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली के लिए कहा कि यह एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। नहीं, हमने पहले ये बात कही थी कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, और दूरभाष के माध्यम से मैं कंटिन्यू भट्ट जी के संपर्क में हूँ और उन्हें अपने जो भी युवा है उनके अंतर्गत उनसे काम करवाते रहते हैं। और जनसंख्या तो जितने लोग, मेरे ख्याल से 1 लाख लोग के आसपास, 1 से प्लस हो पाएंगे। और जो वो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में इतनी लोगों की वो भी नहीं है ना, इतने लोग आ भी नहीं सकते उस ग्राउंड में। वो ग्राउंड थोड़ा छोटा है, शहर का बीच का ग्राउंड है और जगह हम लोगों के पास थोड़ा कम है। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।